हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। यूनिट 4 के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें एल्डिहाइड कीटोन्स इंक्लूडेड है, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने बच्चों डिस्कस किया था जिसमें अपन ने क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन और उनके डिफरेंसेस के बारे में बताया था। उसी तरह से एक और कंडेंसेशन है जिसको अपन बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, बेंजोइन इट मींस इट इज ओनली फॉर एरोमेटिक। बेंजीन वर्ड जो यूज हुआ है तो इसका मतलब इट इज ओनली फॉर एरोमेटिक सब्सटेंस के कंडेंसेशन का होगा, पहली चीज। दूसरा, इसमें लेक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको लेक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, H अल्फा लिख सकते हैं। और आपको याद होगा बच्चों, इसके अंदर जो एरोमेटिक के अंदर अगर अपन लेक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो उसके अंदर अपने पास में बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो होगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप का जो नेबर कार्बन होगा ये आपका अल्फा कार्बन है। लेकिन चूंकि यहाँ पे अगर अपन अल्टरनेट पाई बॉन्ड रख के देखें तो इसके पास में 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इस कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन अब 0 है, या अपन कह सकते हैं अब्सेंट है, इसीलिए इसको लेक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। इसमें बेंजल्डिहाइड के 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे और इस रिएक्शन में जो प्रेजेंस होगी वो आपकी पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन का कंडेंसेशन करेंगे 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड का। तो ये आपका जिस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा उसके अंदर जैसे 2 बेंजल्डिहाइड है तो एक बेंजल्डिहाइड का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जो रिएक्टेंट का काम करेगा, और सेकंड जो बेंजल्डिहाइड होगा वो आपका बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन मेन थीम जो होगी दोनों CHO के अंदर वो आपका कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा 2 CHO के बीच में, पहली चीज। दूसरा स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपका एक किसी भी कार्बन का जो डबल, इसके पास भी ऑक्सीजन है और इसके एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड O मेंटेन रहेगा, एक जो हाइड्रोजन होगा वो आपकी जिसका रिएक्टेंट का जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसके साथ में अटैच होकर OH बना देगा, तो इसको अपन इस तरह से सेकेंडरी एल्कोहल टाइप हो गया, और साथ में ये कीटोनिक पावर बॉडीगार्ड्स है तो ये कीटोन हो गया, तो इस पूरी स्पीसीज को अपन बोलते हैं बेंजोइन। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है कॉमनली इट इज नोन एज बेंजोइन, ठीक है। IUPAC आप इसका लिख सकते हैं इजीली, इन दोनों को नंबरिंग कर दीजिए OH, और तो ये प्रायोरिटी पे आ गए तो 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी आपका हो जाएगा, ठीक है, और 1,2 डाइफिनाइल और ये आपका इथेनॉन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप IUPAC कह सकते हैं और कॉमन में इसको बेंजोइन बोलते हैं। और चूंकि इसमें 2 लोअर मोलर मास कंटेंट जो मॉलिक्यूल्स है वो आपका कंडेंस्ड होकर के हायर मोलर मास में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको अपन कंडेंसेशन बोलते हैं। चूंकि इसमें बेंजीन पार्टिसिपेट कर रही है तो ये एरोमेटिक कंडेंसेशन कहलाएगा। तो 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड गेट कन्वर्ट इनटू बेंजोइन इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। तो इसको अपन बेंजोइन कंडेंसेशन सीखते हैं। तो आइए बच्चों इसमें सीखते हैं अपन मैकेनिज्म, यानी कि ये जो है प्रोसेस जो है वो वर्क कैसे करेगा, कहां से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसको अपन बोलेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पे ध्यान दीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब अपन मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि 2 मोल है टोटल हमारे पास में, तो फर्स्ट मोल साइनाइड जो इसमें न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा है KCN की प्रेजेंस में, आयन रिएक्ट विद बेंजल्डिहाइड, जिसमें 2 मोल है उसमें से 1 मोल बेंजल्डिहाइड लेंगे, C डबल बॉन्ड OH, और साइनाइड से रिएक्ट कराएंगे। साइड में जैसे रिएक्ट कराएंगे तो इसके अंदर ये जो पाई बॉन्ड है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये कार्बन के साथ में CN बॉन्ड बना देगा और ऑक्सीजन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका इंटरमीडिएट बन गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और CN आपका इस पे अटैच्ड हो गया। अब ये स्टेप कहलाएगा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये आपका ऑक्सीजन की वैलेंसी पे चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज आपका इस पे आ जाएगा, और एक ही कार्बन पे जब CN और OH दोनों प्रेजेंट होते हैं तो इसको स्पीसीज को बहुत फेमस नाम है साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे इस स्पीसीज को? साइनोहाइड्रीन बोलेंगे। अब ये जो इंटरमीडिएट साइनोहाइड्रीन बना है ये स्टेप 2 में, जो साइनोहाइड्रीन ये वाला ये वापस स्टेप 2 में लिख दीजिए, और इसका जो सेकंड मोल है बेंजल्डिहाइड का वो रिएक्ट, तो कंडेंसेशन बिटवीन साइनोहाइड्रीन जो फर्स्ट स्टेप का इंटरमीडिएट यहां ले लीजिए, और एंड बेंजल्डिहाइड, तो सेकंड मोल बेंजल्डिहाइड का जो है वो इससे रिएक्ट करेगा। रिएक्ट में साइनाइड न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन को वापस विड्रॉ कर लेगा, और विड्रॉ करते ही इसमें ये जो हाइड्रोजन है अल्फा, ये आपके फंक्शनल ग्रुप की
ये आपकी इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे, तो ये बन जाएगा CHOH, ठीक है, CHOH, और ये C डबल बॉन्ड हो, और इसी को अपन बोलते हैं बेंजोइन, और ये साइनाइड वापस एज ए कैटलिस्ट फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन। मेडिसिनली एप्लीकेशन ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन क्या हो सकती है, तो उसके अंदर जो अभी आपने थीम देखी थी बेंजोइन फॉर्मेशंस की, तो आपने देखा होगा दो एल्डिहाइड। देखिए मोस्टली अपन अगर देखें बेंजोइन कंडेंसेशन को, तो आपने ध्यान दिया स्टूडेंट्स, तो इसमें ए फॉर्म में दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें एक ही के 2 मोल्स है, और एक को अपोजिट लिख दीजिए, आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा ये बी है। तो इसके साथ में जो भी, चाहे वो आर है या एरोमेटिक है या बेंजीन रिंग है, कोई भी, स्पेशली चूंकि बेंजीन एरोमेटिक के लिए होता है तो मोस्टली इसमें एआर ही पार्टिसिपेट करेगा। अब इसमें देखो, आप डायरेक्ट भी ऐसे याद रखिए, जैसे सीएचओ ग्रुप है तो उसमें से एक को सेकेंडरी एल्कोहल बनाना, तो ये विड्रॉ होगा, ये विड्रॉ हो गई, इसमें से आपका ये पार्ट H जो होगा वो OH को मिल जाएगा, तो सीधा सीधा देखो इसमें COH H, और यहाँ पे क्या रह गया C डबल बॉन्ड O, तो ये आपके पास में AR, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है, और एक कीटोनिक ग्रुप। ये थीम होती है आपके बेंजोइन कंडेंसेशन की। तो अब जैसे मान लो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया एप्लीकेशंस के अंदर, फर्फ्यूरल। फर्फ्यूरल का मतलब पेंटासाइक्लिक रिंग होगी जिसमें ऑक्सीजन और CHO ग्रुप विद अनसैचुरेशन होगा, और इसका वही KCl इथेनॉलिक होना चाहिए, तो इसकी प्रेजेंस में अपन रिएक्शन कराएंगे, तो कितने मोल है इसके, कितने मोल लेंगे 2 मोल, 2 मोल में क्या आया हुआ CHO, तो बाकी तो सारी चीज आपको एज इट इज लिखनी, जहां पे AR प्लेस करते हैं वहीं पे, तो वहां पे बस ये पार्ट लिख दीजिए। अब जो CHO, क्योंकि इसके 2 मोल है तो एक को अपोजिट लिख दीजिए दूसरे CHO को, ठीक है। तो देखो ये जो बीच में आपको थीम दिख रही है, इसके अंदर थीम जो चेंज है बेंजोइन कंडेंसेशन, ये देखो ये पार्ट बेंजोइन कंडेंसेशन जैसा है, तो इसमें पहले का क्या होगा, एक सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, और एक फॉर्म आपकी कौन सी आएगी, कीटोन, यानी कि हर बार अपन को 2 मोल काम में लेने हैं, जिसमें से एक पार्ट को सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है और दूसरे वाले को आपको कीटोन बनाना है। तो ये देखिए बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी, और इसको बोलते हैं फ्यूराइन, ठीक है। इसी तरह से जैसे एनिसॉल एल्डिहाइड, तो एनिसॉल का मतलब बेंजीन पे OCH3 हो तो उसको अपन एनिसॉल बोलते हैं, और एनिसॉल के साथ CHO, तो अब ऐसे 2 मोल लेंगे इसके भी, तो CHO ग्रुप वही सेम थीम आ जाएगी, तो ये देखिए आप, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये आपका कीटोन बन गया, और बाकी पार्ट एज इट इज कैरी कर देंगे दोनों साइड्स में, तो ये आपके कुछ मेडिसिनल सब्सटेंस बन गए जो यूजफुल होते हैं अदर मेडिसिन सिंथेसिस में। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों पर्किन कंडेंसेशन, वेरी फेमस बेंजोइन के बाद में पर्किन कंडेंसेशन। सबसे पहले पर्किन कंडेंसेशन में अपन किस बात का ध्यान रखेंगे, यानी कि अपन को रिएक्टेंट क्या लेना है, तो इसके अंदर स्टूडेंट सेम थिंग्स, बेंज एल्डिहाइड जो है वो आपको एज ए रिएक्टेंट लेना है, और बेंज एल्डिहाइड की जो रिएक्शन है वो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड, मिनिमम एनहाइड्राइड वर्ड कोई भी होगा तो एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है, और इसकी रिएक्शन से आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, और ये करीब करीब 450 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगी, और प्रेजेंस जो होगी वो सोडियम एसीटेट की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये इसकी थीम है पर्किन कंडेंसेशन की, और जो रिजल्ट है वो सिनामिक एसिड बनेगा आगे, जो एक ही वैल्यू आएगी हमारे पास में उसको अपन फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में मानेंगे सिनामिक एसिड। अभी आपको बताएंगे सिनामिक एसिड का फॉर्मूला कैसे होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को समझते हैं किस तरह से होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप है ये भी। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन को एक बेंज एल्डिहाइड एज ए रिएक्टेंट प्लेस कर दीजिए, नंबर 1। दूसरा हमारे पास क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड इसका कॉमन नेम है। एसिटिक एनहाइड्राइड में स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा C डबल बॉन्ड O, पहले इस तरह से लिख दीजिए C डबल बॉन्ड O, और फिर आपका आ गया O। अब मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप का जो नेबर कार्बन, देखिए इसमें ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है उस साइड वाला, इसका नेबर कार्बन अल्फा है, तो किसी भी, जैसे अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस में करते हैं उसी तरह से इसमें किसी भी एक पार्ट पे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस करेंगे। तो स्टूडेंट एक इसका जो एक एच 2 तो यहाँ प्लेस कर दिया, और ये एक एच यहाँ पे अलग लिख दीजिए, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो अपन क्या करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के अंदर कि इसमें जो डबल बॉन्ड होगा उसके इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पे ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अब जो ये हमारा रिएजेंट है, तो इस रिएजेंट्स के अंदर अल्फा हाइड्रोजन जो होगी वो एज ए H+, क्योंकि एसिडिक नेचर शो करेगा, तो H+, और ये आपका CH2- हो जाएगा। तो ये कंप्लीट पार्ट जो है वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा Nu-, ये कंप्लीट, और ये सीधा आपका किससे जुड़ जाएगा,
कार्बन से, तो मोस्टली कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है और फिर फाइनली O जो होगा उसके साथ में ये जो H है वो इस पे अटैच होकर के एक इंटरमीडिएट बनाएगा। देखो ध्यान से लिखिए साथ साथ में नोट्स में क्या बन गया इसके अंदर, तो आपके पास में बेंजीन और ये आपका आ गया CH। O को ऊपर की तरफ लिख दीजिए ताकि आपको इंटरफेरेंस ना हो, ये CH। अब इससे कार्बन पॉजिटिव है तो कार्बन पे क्या जोड़ना, ये वाला न्यूक्लियोफाइल, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स CH2 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O और उसके साथ में आ जाएगा CH3। ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हो गया। और न्यूक्लियोफाइल अटैच होने के बाद में फाइनली हम इसके साथ में जो H प्लस एज ए प्रोटॉन, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट अपन ऑक्सीजन के साथ में अटैच कर देंगे, तो अपना एक फाइनल प्रोडक्ट जो अटैच्ड फॉर्म में, फिर अपन इसको हीट करेंगे और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो पहले तो अपन सारी चीज अटैच कर देते हैं, तो ये तो OH हो गया बच्चों, ये CH2 C डबल बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड एंड CH3, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू हीट करेंगे। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जब हम एल्डोल कंडेंसेशन में देखा था तो क्या करते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। जब आप कंटिन्यू हीट करेंगे तो इससे आपका अल्फा बीटा एलिमिनेशन यानी कि डिहाइड्रेशन होगा, -H2O करना है। और -H2O कैसे होगा, तो इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, तो फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसका नेबर कार्बन ये अल्फा है, ये भी अल्फा है। इधर कोई कार्बन नहीं है तो इधर है, तो उसको नेक्स्ट बीटा दे दीजिए। तो अल्फा बीटा से डिहाइड्रेशन होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, तो ये सिनामिक एनहाइड्राइड बढ़ेगा पहले, ठीक है। तो सिनामिक एनहाइड्राइड में आपके पास आंसर आ गया CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड CH3, ये सिनामिक एनहाइड्राइड बन गए। अब इस सिनामिक एनहाइड्राइड का आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको सिनामिक एसिड मिल जाएगा। हाइड्रोलाइसिस में क्या करेंगे, ये जो ग्रुप है आपका पाई बॉन्ड, या तो ये वाला कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दीजिए HOH के अंदर, तो यहां से ब्रेक करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और आपके पास में क्या हाइड्रोलाइसिस में प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस है तो ये OH तो आपका इसके पास आ जाएगा और ये एसिटिक है, जो H होगा ये आपका एसिटिक एसिड की फॉर्म में आउट हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। अब देखो बच्चों सिनामिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर बना, जल्दी से सोचिए, देखो इसमें CH डबल बॉन्ड CH ठीक है। तो यानी कि अनसैचुरेशन के साथ में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो उसको बोलते हैं सिनामिक एसिड। तो ये मेडिसिनली बहुत यूज होता है बच्चों, और बाई प्रोडक्ट में आपका आ जाएगा एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि अगर अपन कहते कि पर्किन कंडेंसेशन का जो है पर्पस क्या है, तो आप कहेंगे तो बेंज एल्डिहाइड शुड गेट कन्वर्ट इनटू सिनामिक एसिड इज द पर्पस ऑफ पर्किन कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स अगर अपन पर्किन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म को स्टेप वाइज कैसे लिखेंगे, तो ये तो आपको कंप्लीट रिएक्शंस के बाद में स्टेप्स बनानी हो, तो स्टेप में सबसे पहले आपका जो होगा वो स्टेप 1, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, जिसका एसिटिक एनहाइड्रेट हमारे पास में है, तो CH3C डबल बॉन्ड जिसको अपन बोलते हैं प्रोटोनेशन होकर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अलग अलग हो जाएंगे। तो ये अपना जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट इसमें से किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, इसमें से अलग लिख दीजिए और ये H प्लस की फॉर्म में आउट हो जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे डीप्रोटोनेशन। तो यहां पे स्टेप में लिख दीजिए डीप्रोटोनेशन फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड, ये इसमें होगा। तो आपके पास में न्यूक्लियोफाइल्स रिमेन क्या बचेगा, तो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड, ठीक है, इसको आप स्ट्रेट भी लिख सकते हैं ऐसे C डबल बॉन्ड, और ये आपका CH3, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये डीप्रोटोनेशन हो गया, ठीक है। अब ये जो एज ए न्यूक्लियोफाइल जो रिएजेंट का पार्ट है, ये आपकी स्टेप 2 के अंदर जो रिएक्टेंट है हमारा बेंज एल्डिहाइड, उस पे अटैक करेगा, तो ये स्टेप 2 आ जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शंस विद, तो इसमें लिख दीजिए रिएक्शन विद बेंज एल्डिहाइड। तो अब अपने पास में जो रिएक्टेंट है उसकी बेंज एल्डिहाइड से रिएक्शंस करेंगे। तो बेंज एल्डिहाइड अपने पास में हो गया बच्चों CHO, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अपन को न्यूक्लियो, जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है
CH2C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, मैकेनिज्म वाइज देखेंगे तो रिएक्टेंट में आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे, कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन, ये न्यूक्लियोफाइल आपका सीधा कार्बन पे अटैक कर देगा और इससे आपको एक इंटरमीडिएट एनाइंस मिल जाएगा। तो ये बेंजीन और बेंजीन के साथ में आपका CHO को ऊपर की तरफ लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, और इसको सीधा जो आपका न्यूक्लियोफाइल है डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, ये एनाइन फॉर्म है क्योंकि ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपकी स्टूडेंट्स कहलाएगी एनाइन फॉर्म्स। ठीक है, एनाइन फॉर्म। अब देखो पहले स्टेप में जो डीप्रोटोनेशन हुआ है, ये वापस आपका इस पे प्रोटोनेशन करा दीजिए ऑक्सीजन माइनस पे। तो स्टेप नंबर 3 पे इसको लिख दीजिए, स्टेप नंबर 3 में लिख दीजिए प्रोटोनेशन। ठीक है, ऑन ऑक्सीजन प्रोटोनेशन करा दीजिए। प्रोटोनेशन में आप क्या करेंगे, ये वाली स्पीसीज लिख दीजिए इस पे, बेंजीन CHO माइनस। ठीक है, और बाकी आपको एज इट इज C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड और ये आपकी CH3। अब देखिए इसमें ये जो H है, जो आपका स्टेप, ये प्रोटोनेशन में वापस आपका ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर OH बना देगा और इससे आपका इनिशियल कंडेंसेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो CHOH CH2C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका इनिशियल आपका कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर अब अपन को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन। तो स्टेप 5 में जब आप जाएंगे, सॉरी 4, स्टेप 4 में जाएंगे तो यहां लिख दीजिए डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में अल्फा बीटा से आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। तो इसमें देखिए ये आपका अल्फा हो गया और ये आपकी बीटा, तो इसमें से H2 निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसका अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन क्रिएट हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप कह देंगे स्टेप 5 हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसके बाद में हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए फाइनली। और हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोलाइसिस में एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा और वाटर की प्रेजेंस में जब आप करेंगे हाइड्रोलाइसिस तो प्लस माइनस, तो ये एसिटिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा और बाकी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमारा सिनामिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका रेडी हो गया मैकेनिज्म वाइज सिनामिक एसिड। तो ये सिनामिक एसिड, यस स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए स्टूडेंट, जल्दी से वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर के एंड में अपन सीखते हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सम कार्बोनिल कंपाउंड। कुछ कार्बोनिल कंपाउंड जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री वाइज और यूजेस की फॉर्म में, तो उनके उसमें से एक अपने पास है फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको अपन CH2 डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं या HCHO भी लिख सकते हैं। यूजेस की बात करें तो बेस की तरह काम करता है, बेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसको बेस की तरह काम करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ी एप्लीकेशंस है। मिथेनामाइन एक कंपाउंड बनता है इस फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है, जो आपका ट्रीटमेंट ऑफ UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के अंदर बहुत अच्छा यूज होता है। फोटोग्राफी में भी इसको एज ए स्टेबलाइजर फॉर्मल्डिहाइड को बहुत अच्छी एप्लीकेशंस है। ट्रीटमेंट ऑफ वॉर्स में इसको यूज किया जाता है। यूज्ड इन इनएक्टिवेट बैक्टीरियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके उसको, यानी कि वैक्सीन फॉर्मेशंस के जो इनएक्टिवेट करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को टॉक्सॉइड वैक्सीन बनाने के लिए, तो वो आपका ये इसमें एज ए सॉल्यूशन यूज होता है फॉर्मल्डिहाइड। सॉल्यूशन एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसका बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट, यानी कि एल्कोलाइड के जितने भी टेस्ट होते हैं उसके अंदर H2SO4 के साथ में फ्यू ड्रॉप जो है वो फॉर्मल्डिहाइड, तो यानी कि लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह भी इसका यूज होता है। इन पॉलीमर इंडस्ट्री, पॉलीमर इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा यूज है इसका। और उसके बाद में पेपर इंडस्ट्री में भी इसकी एप्लीकेशन है फिनिशिंग ऑफ पेपर्स के लिए। तो ये थे फॉर्मल्डिहाइड के यूज है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा कंपाउंड इसमें है पैराएल्डिहाइड। पैराएल्डिहाइड जो होता है ये सिंथेसाइज 3 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, यानी कि देखो जैसे 3CH है तो C और O टोटल 6 हो जाएंगे, तो 6 से बेंजीन जैसा बना दीजिए, अल्टरनेट ऑक्सीजन लगा दीजिए और ये जो 3 मिथाइल ग्रुप है वो अल्टरनेट कार्बन के साथ अटैच कर दीजिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा
पैराएल्डिहाइड, यानी कि अपन कह सकते हैं द 3 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड बाय पॉलीमराइजेशन यानी कि ट्राइमर गिव्स पैराएल्डिहाइड। यूजेस की बात करें बच्चों इसमें, तो यूजेस के अंदर इट्स एन इंग्रेडिएंट्स इन ए कफ सिरप। कफ सप्रेसेंट जितनी भी मेडिसिन आती मार्केट में उसमें एक एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है पैराएल्डिहाइड। रेजिन इंडस्ट्री सिंथेसिस में भी इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशंस है। एज ए प्रिजर्वेटिव में एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन तक इसको यूज कर सकते हैं। और ये पैराएल्डिहाइड आपका सीएनएस डिप्रेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है, एंटी कन्वल्सेंट भी है, एपिलेप्सी के अंदर एंटी कन्वल्सेंट भी है, हिप्नोटिक और सिडेटिव नींद की दवाएं जो वगैरह बनती है उसमें भी इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है पैराएल्डिहाइड की। नेक्स्ट कंपाउंड है स्टूडेंट्स बेंजएल्डिहाइड। बेंजएल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन पे CH, जिसको बेंजएल्डिहाइड या बेंजीन कार्बएल्डिहाइड भी कह सकते हैं। यूजेस की बात करें बच्चों इसके अंदर, तो आलमंड फ्लेवर अगर आपको लाना किसी सब्सटेंस के अंदर तो उस केस में आप इसको बेंजएल्डिहाइड को यूज कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाइस जैसे मेलाकाइट ग्रीन डाइस को भी आप बना सकते हैं। एक्रेटिन डाइस के सिंथेसिस में भी एज ए इंग्रेडिएंट काम आता है। सिंथेसिस ऑफ मेंडेलिक एसिड है ना, इसमें भी इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशंस है। और बी रिपेलेंट है ना, बी रिपेलेंट की तरह इसको काम लिया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेंजोइन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजिन्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम्स, सॉल्वेंट एंड ये एज ए लुब्रिकेंट, और लास्ट प्लास्टिसाइजर्स की तरह भी बेंजएल्डिहाइड को यूज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट कंपाउंड अपने पास में है क्लोरल हाइड्रेट। स्टूडेंट्स क्लोरल हाइड्रेट एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो CCl3 यानी कि टोटल 2 कार्बन्स होंगे, जिसमें एक पे CCl3 और एक पे CH और 2 OH है। यानी कि इसको कंडेंस्ड फॉर्म में अगर अपन लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CCl3 CH OH होल ट्वाइस। ये अकेला एक एक्सेप्शनल कंपाउंड है जिसमें एक ही कार्बन पे 2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रह रहे हैं। ये ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है जो इस OH के साथ में होगी, ठीक है, इस वजह से स्टेबल है। अदरवाइज ऑर्गेनिक के अंदर कभी भी एक कार्बन पे 2 OH वाला कंपाउंड आपका स्टेबल नहीं होता। यूजेस देखिए, सिंथेसिस ऑफ स्टैटिन, स्टैटिन मेडिसिन है, इसके सिंथेसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। यूज्ड एज सिडेटिव है ना, स्लीपिंगनेस लाने के लिए। इन ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, जिसको नींद की बीमारी है, नींद नहीं आती है, उसके ट्रीटमेंट में जो है उसको भी यूज किया जाता है एज ए इंग्रेडिएंट इंसोम्निया मेडिसिन बनाने में। और यूजफुल इन इंग्रेडिएंट फॉर माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं अपन स्लाइड में। कोई माइक्रोस्कोप से आपको कुछ देखना है स्लाइड्स के अंदर तो उसमें सीड का है, स्मॉल माइट्स का है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। क्लींसिंग एजेंट में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो एज ए इंग्रेडिएंट क्लींसिंग एजेंट में भी, क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल, जब किसी पेशेंट को अल्कोहल स्टॉप किया जाता है तो उसमें अल्कोहल के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और उस सिम्टम्स को विड्रॉ होता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है, और उस एंजाइटी को इंप्रूव, जो एंजाइटी है उसको डिक्रीज करने के लिए उसमें इंस्टेड ऑफ अल्कोहल, क्योंकि जब बारबिट्यूरेट्स वगैरह विड्रॉ करते हैं तो उसमें क्लोरल हाइड्रेट जो है उस पेशेंट में उस सिम्टम्स को, जो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जिसमें एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए क्लोरल हाइड्रेट का यूज किया जाता है। और उसके बाद यूज्ड एज काल्म, बिफोर सर्जरी में बिफोर काल्म इसको यूज किया जाता है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट, बाकी क्लोरल हाइड्रेट इटसेल्फ जो है वो बहुत सारे सिंथेसिस में भी यूज होता है। तो ये आपका क्लोरल हाइड्रेट के कंप्लीट विद यूजेस। नेक्स्ट कंपाउंड है स्टूडेंट्स, देखिए हेक्सामाइन। हेक्सामाइन जो है, इसको हेक्सामाइन वर्ड से आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हेक्सामाइन मींस आप सीधा ऐसे नहीं समझ लो कि उसके अंदर 6 कार्बन की चेन है। हेक्सामाइन का जो एक्चुअल केमिकल नेम है वो है हेक्सामिथाइलिन। देखिए मिथाइलिन जो होता है वो CH2 डैश डैश को बोलते हैं मिथाइलिन, और ये 6 पार्ट ऐसे रहेंगे, और टेट्रामाइन्स मींस 4 नाइट्रोजन पार्ट रहेगा रिंग का, और शॉर्टली इसको बोलते हैं मीथेनामाइन, है ना, मीथेनामाइन। स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो कंडेंस्ड फार्मूला तो इसका बनेगा CH2 वर्ड याद रख सकते हैं, N4 रहेगी, और साइक्लिक फॉर्म में जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले 4N लिख दीजिए, फिर उनको 1 कार्बन कर दीजिए, एक कार्बन एक्स्ट्रा टर्न करके फिर सेंटर कार्बन से अटैच कर दीजिए, तो ये आपका हेक्सामाइन का स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। यूजेस क्या होंगे, ये जो यूज्ड एज ए मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फिनोलिक रेजिन, जो हार्डनिंग कहीं पे आपको लानी हो तो ये हार्डनिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ फिनोलिक रेजिन्स बनते हैं इससे। ट्रीटमेंट ऑफ UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस,
जो यूरिनरी पार्ट होता है लिविंग थिंग्स का, उसके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं ट्रैक्ट के अंदर, तो उसके इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होता है, तो इसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और शॉर्ट में बोलते हैं यूटीआई। और बैक्टीरियोसाइड में सीधा ही डायरेक्टली जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है, इसीलिए इसको एज ए बैक्टीरियोसाइडल भी यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेसिव स्वीटनिंग एंड ऑर्डर इन क्रीम में अगर कोई एक्सेसिव स्वीटनिंग या ऑर्डर आ रही है तो उसको सप्रेस करने के लिए आपका जो है वो ये हेक्सामाइन यूज होता है। स्ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी स्ट्रेनिंग इन हिस्टोलॉजी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। फूड एडिटिव्स में इसको यूज किया जाता है, एज ए प्रिजर्वेटिव इसको यूज किया जाता है, एज रिएजेंट इन वेरियस ऑर्गेनिक्स एंड ऑफ कोर्स हेक्सामाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है जिसका ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मेडिसिनल सिंथेसिस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लास्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फॉस्जीन पॉइजनिंग, यानी कि किसी को अगर फॉस्जीन गैस आप जानते होंगे क्लोरोफॉर्म से जो बनती है COCl2, इसमें अगर किसी को स्मेल हो जाती है, इनहेल हो जाती है, तो उसके पॉइजनिंग को ट्रीटमेंट में भी जो है वो हेक्सामाइन का यूज किया जाता है। यस, तो नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास में है वेनिलिन। स्टूडेंट्स वेनिलिन बहुत फेमस है, आप जानते भी है इसको। इसका स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो बेंजीन पे CH यानी कि बेंजाइडिएट याद रख लीजिए आप, और बेंजाइडिएट की पैरा पोजीशन पे OH और उसकी मेटा पोजीशन पे जो है आप OC मिथॉक्सी ग्रुप, यानी कि मिथॉक्सी और हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको याद रखना, और बेंजाइडिएट सेपरेटली याद रख लीजिए, तो आपका वेनिलिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, क्या काम आता है वेनिलिन, तो यूजेस देखिए। सबसे मोस्ट यूज इसका है फ्लेवरिंग, जितने भी फूड आइटम्स, आइसक्रीम, कैंडीज, जितने चॉकलेट, उन सब के अंदर फ्लेवरिंग एसेंस का बहुत अच्छा यूज है इसका, ऑल फूड आइटम्स के अंदर। एज ए फ्रेग्रेंस इन परफ्यूम इंडस्ट्री में भी इसको एज ए फ्रेग्रेंस यूज किया जाता है, हर परफ्यूम में आपको मिल जाएगा। यूज्ड इन मास्क बीटर टेस्ट, यानी किसी मान लो मेडिसिन वगैरह कर मास्क जो है बीटर टेस्ट आ रहा है, ये स्मेलिंग हो रही है, तो उसको सप्रेस करने के लिए भी है वो फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। विजुअलाइजिंग एसेंट्स फॉर टीएलसी जो परफॉर्म करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटो स्पॉटिंग आती है, उस स्पॉटिंग को विजुअलाइज की स्पॉट आया या नहीं, तो उसको पता करने के लिए भी जो है वो वेनिलिन का स्प्रे करते हैं उसके ऊपर, तो जो स्पॉट होता है अननोन कंपाउंड्स का वो उस पर विजिबल हो जाता है। एज ए इंटरमीडिएट इन ऑर्गेनिक सेंट, बहुत सारे ऑर्गेनिक सेंट मेडिसिनल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है, तो इसमें एज ए इंटरमीडिएट इसको यूज करते हैं, और इसके आगे फर्दर ऑक्सीडेशन करके इसका एसिड बना सकते हैं, और भी कोई मेडिसिनल कंपोनेंट बनाने हो तो उसमें वेनिलिन का यूज किया जा सकता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसको बहुत अच्छा यूज करते हैं। इसकी और एंटीऑक्सीडेंट नेचर्स की होती है, तो बहुत सारे मेडिसिन में एज ए एंटीऑक्सीडेंट, जो मेडिसिन ऑक्सीडेशन सेंसिटिव होती है उसके एंटीऑक्सीडेंट में जो है वेनिलिन का बहुत बड़ा रोल होता है। और क्लीनिंग प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे टूथपेस्ट वगैरह, इनमें भी एज ए इंग्रेडिएंट इसको यूज किया जाता है। तो ये आपका वेनिलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस है। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए स्टूडेंट, सिनामएल्डिहाइड। सिनामएल्डिहाइड में सिनामिक एसिड याद रख लीजिए, जो इससे जस्ट पहले अपने पर्किन कंडेंसेशन के अंदर देखा था, तो उसमें बस जहां पे सिनामिक एसिड है तो उसमें अनसैचुरेशन के साथ में CHO लगा दीजिए। अगर यहाँ पे COH होगा तो वो सिनामिक एसिड बन जाएगा, और अगर आप यहाँ पे CHO लिखेंगे तो सिनाम एल्डिहाइड बन जाएगा। यूजेस क्या क्या था, तो बेंजीन के साथ में 2 कार्बन अनसैचुरेशन और फिर एल्डिहाइड लगाएंगे तो इसको बोलेंगे सिनाम एल्डिहाइड। और इसकी यूजेस देखिए, यूज एज ये भी फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह यूज करता है, आइसक्रीम, कैंडीज, बेवरेज सब के अंदर इसको एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री में भी इसके बहुत अच्छे यूजेस हैं, एज ए फ्रेग्रेंस वगैरह यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर फंगिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, पेड़ पौधों पे जो प्रॉब्लम्स आती है इस तरह का जो है फंगस की या इंसेक्टिसाइड को किल करने के लिए एग्रीकल्चर में फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह इसको यूज करते हैं। गुड कोरोजन इनहिबिटर, यानी कि जो अपने स्टील्स होते हैं, आयरन के जो यूटेंसिल्स होती है उस पर कोरोजन बहुत जल्दी होता है, तो इसकी लेयर अगर रहती है तो ये आपका प्रोटेक्शन कर सकता है कोरोजन, इसलिए इसको गुड कोरोजन इनहिबिटर भी कहा जाता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि फिर अगेन जिस तरह से वेनिलिन होता है वैसे ये भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और बहुत सारी मेडिसिन में जो ऑक्सीडेशन सेंसिटिव होती है उनके अंदर एज ए इंग्रेडिएंट इसको यूज करते हैं। इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया में भी इसका बहुत बड़ा एज ए इंग्रेडिएंट रोल होता है, डायरिया, ठीक है, और अर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स वगैरह में भी एज ए इंग्रेडिएंट इसको मेडिसिनली यूज करते हैं, और अर्थराइटिस के अंदर भी। फिर सिंथेसिस ऑफ बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है और मेडिसिनल कंपाउंड जो है वो उसमें अगेन इंटरमीडिएट की तरह से सिनामएल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, डाईहाइड्रोसिनामाइल अल्कोहल, ठीक है, सिनामाइल अल्कोहल,
और हेक्सासिनामाइल एल्डिहाइड जो होंगे इसके अंदर, ये सारे, और ये मोस्टली फ्रेग्रेंस की तरह काम आते हैं, फ्रेग्रेंस की तरह इनको यूज करते हैं। तो इनके सिंथेसिस में जो है वो सिनाम एल्डिहाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यस नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट कंपाउंड एसीटोन, बहुत ही फेमस और आप लेबोरेटरी में इसको यूज भी करते हैं। इसमें आपका एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड और CH3 यानी कि कीटोन का फर्स्ट मेंबर जो होता है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। यूजेस की बात करें तो गुड सॉल्वेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है और स्पेशली प्लास्टिक और फाइबर इंडस्ट्री में जो सिंथेसिस करते हैं उसके अंदर एज ए सॉल्वेंट एसीटोन को यूज किया जाता है। एसीटोन एक्सिपिएंट का काम भी करता है मेनी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में, तो ये एक्सिपिएंट का काम भी करेगा, उसमें ऐड किया जाता है। और एज ए सॉल्वेंट इन नेल पॉलिश रिमूवर में, ठीक है, पेंट फिल्म फॉर्मेशंस के अंदर एडिसिव की तरह भी इसको यूज किया जाता है। यूज्ड इन सेफ ट्रांसपोर्ट, एसिटिलीन गैस जो होती है एक्सपोजर, तो आपका जो है वो इसको सेफ कहीं पर्टिकुलर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर ट्रांसफर करना हो तो उसमें सेफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में जो है वो एसिटाइलिन गैस के अंदर साथ में जो है इसको मिक्स करके इसको सेव किया जाता है। और ड्राइंग एजेंट, ये बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट का वर्क भी करता है। एक्ने के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, स्किन सेंसिटिव डिजीज है उसके ट्रीटमेंट पे भी आपको इसको यूज करने, और बहुत सारे क्लींसिंग, यानी कि बहुत सॉल्वेंट है तो ऑब्वियसली क्लींसिंग एजेंट का काम भी करेगा। और फूड एडिटिव्स और फूड पैकिंग के अंदर भी एसीटोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बाकी जो फार्मास्यूटिकली इसको एज ए सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी इसको यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास में क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं वो देखिए। इसमें सबसे पहले तो ऐसे क्वालिटेट जो बहुत कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के लिए कॉमन हो, जो दूसरों को दूसरे फंक्शनल ग्रुप से इसको डिफरेंशिएट कर सके। तो पहला हो जाएगा बोथ, ठीक है, बोथ एल्डी, फॉर बोथ एल्डी, पहले लिख दीजिए फॉर बोथ एल्डिहाइड, फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि ऐसे क्वालिटेटिव टेस्ट जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए प्रेजेंट हो, जिससे दूसरे फंक्शनल ग्रुप से इनको डिफरेंशिएट किया जा सके। उसमें सबसे पहला है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो होते हैं इससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही रिएक्ट करते हैं। जैसे एल्डिहाइड में अपन RCHO ले लेंगे और कीटोन के केसेस में आप C डबल बॉन्ड R हो जाएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब भी अपन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराएंगे स्टूडेंट्स, तो ये एक सॉल्ट फॉर्मेशन देगा, ठीक है। और उस सॉल्ट फॉर्मेशन ऑक्सीजन के साथ H चला जाएगा और ये आपका SO3Na, ये एल्डिहाइड का सोडियम सॉल्ट बन जाए, सोडियम सल्फाइड सॉल्ट। और अगर कीटोन होगा तो दोनों मिथाइल कोई भी R ग्रुप ले सकते हैं, तो इसके अंदर आपके पास में वही OH और ये सोडियम सल्फाइड सॉल्ट बन जाएंगे। और दोनों ही प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन्ड होते हैं, सबसे पहले ये चीज। और दूसरा, इनका जो कलर होता है वो येलो होता है, जो और कोई फंक्शनल ग्रुप ये टेस्ट नहीं देता, ये सिर्फ एंड सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ही देते हैं। इसीलिए ये दूसरे फंक्शनल ग्रुप से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसी में स्टूडेंट्स दूसरा टेस्ट एक और है जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही देते हैं, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं 2,4-DNP रिएजेंट। क्या बोलेंगे? 2,4-DNP रिएजेंट। डीएनपी की यहाँ पे फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन। ठीक, ये एक रिएजेंट है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन। जैसे अपन मान लीजिए इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से कराते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है, हाइड्राजिन का मतलब क्या होता है? 2 NH2 ठीक है। तो ये आपका NH2NH, एक H कम कर दीजिए इधर से, क्योंकि उस पे कौन सा ग्रुप लगाना है? फिनाइल। फिनाइल का मतलब बेंजीन विद डैश, और 2 पोजीशन और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए, तो ये आपका बन गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। अब इसमें से जैसे ही वाटर एलिमिनेट होगा स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा इसके अंदर, और इस कॉम्प्लेक्स का जो होगा वो आपके ऑरेंज या येलो डाई फॉर्म बनती है, CH डबल बॉन्ड NH बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ ही आपके और पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पे कौन सा ग्रुप लगा देंगे आप? NO2 ग्रुप प्लेस कर दीजिए। तो ये आपका 2,4-DNP का ऑरेंज
कलर जो कॉम्प्लेक्स बनता है ऑरेंज कलर का, ये प्रूव करता है कि आपका जो गिवन कंपाउंड है वो कोई कार्बोनिल कंपाउंड है जो एल्डिहाइड कीटोन। अगर आप इसको कीटोन करते तो यहाँ पे R प्लेस कर दीजिए तो सेम रिएक्शन कीटोन के लिए हो जाएगी ऑरेंज क्रिस्टल्स की फॉर्म में। तो ये दो रिएक्शन जो एल्डिहाइड कीटोन यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप्स को दूसरे फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंशिएट करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमारे पास ये होगा स्टूडेंट्स कि ऐसे टेस्ट जो अब एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे आपस में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए स्टूडेंट्स, द टेस्ट यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऐसे कौन से टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करता है, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अगला लिखिए, टेस्ट यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन दोनों को आपस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ऐसे कौन, तो ऐसे इसको इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिख दीजिए। पहले एक तो ऐसे कौन से टेस्ट है जो एल्डिहाइड देगा, दूसरा वो कौन से टेस्ट है जो कीटोन के लिए होगा। मोस्टली सारे टेस्ट आपको एल्डिहाइड में मिलेंगे और एल्डिहाइड में सबसे पहला टेस्ट जो है वो आपका फेहलिंग टेस्ट, ठीक है, सबसे पहले लिख दीजिए फेहलिंग टेस्ट होगा, वो आपका एल्डिहाइड देगा, ये टेस्ट कीटोन में एब्सेंट होता है पहला, ठीक है। अब ये यहां पे ध्यान रखना है जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, फेहलिंग टेस्ट जो है नॉट फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेंज एल्डिहाइड जो है वो ये टेस्ट नहीं देगा। तो इसीलिए कभी एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिफरेंशिएट करना हो तो उसमें हमेशा फेहलिंग टेस्ट को यूज किया जाता है, क्योंकि ये टेस्ट आपके एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड्स नहीं देते और कीटोन में तो एब्सेंट है ये। दूसरा स्टूडेंट्स इसमें होता है टॉलेंस टेस्ट, है ना, टॉलेंट टेस्ट लिख दीजिए। टॉलेंट टेस्ट भी एल्डिहाइड देता है और आपका कीटोन नहीं देगा। और नेक्स्ट बेनेडिक्ट और फेहलिंग तो ऑलमोस्ट जो है वो खाली सॉल्ट का कॉम्बिनेशन का फर्क होता है, तो इसमें बेनेडिक्ट टेस्ट जो होगा वो भी यही देगा, कीटोन नहीं देगा। और बेनेडिक्ट के बाद अगर अपन आगे बढ़े तो फेहलिंग्स, टॉलेंस, सिप्स रिएजेंट्स, है ना, सिप्स बेस या सिप्स रिएजेंट टेस्ट जो होता है वो भी सिर्फ एल्डिहाइड ही देता है, कीटोन नहीं देगा। कीटोन के लिए जो होता है स्टूडेंट्स वो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। तो पॉजिटिव के अंदर आप लिखना चाहेंगे तो इसके अंदर जितने भी मिथाइल, उसमें बस कंडीशन है उसमें भी, अगर आपका एक साइड में कीटोन ऐसा होना चाहिए जिसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि दूसरी साइड में भले ही आपके पास बेंजीन या ओपन चेन या कुछ भी हो, लेकिन एक कंपोजिशन जो है, एक साइड जो कार्बोनाइल ग्रुप की है वो मिथाइल से अटैच्ड हो, तो उसके लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करता है। इसीलिए मिथाइल कीटोन्स के लिए अपन कह सकते हैं कि आयोडोफॉर्म के आपको येलो क्रिस्टल्स मिले, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसके लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट काम में लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये कंपैरेटिव चार्ट है, कौन कौन से टेस्ट कौन सा सब्सटेंस देगा, तो ये एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने वाले मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट। पहले वाले बहुत थे, इसमें से अब एल्डिहाइड ये वाला टेस्ट देता। फर्स्ट टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड में भी एरोमेटिक और एलिफेटिक हो, जैसे बेंज एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, तो आप फेहलिंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो बेंज एल्डिहाइड होता है वो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है वो फेहलिंग टेस्ट नेगेटिव देता है। तो ये डिफरेंशिएशन। अब अपन थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन सा टेस्ट किस तरह से लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है। तो इसके बाद तो पहले सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट्स में नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब अपन इसको सिस्टमैटिक बता देते हैं कौन सा टेस्ट किस तरह से परफॉर्म होगा और उसमें कौन सा प्रेसिपिटेट या कलर आएगा, इसकी बात अपन इसमें कर लेते हैं। ओके, आइए बच्चों सबसे पहले फेहलिंग की बात करते हैं। स्टूडेंट्स फेहलिंग टेस्ट जो होता है तो पहले टेस्ट सारे एल्डिहाइड के ऑलमोस्ट, तो इसीलिए अपन सबसे पहले जिस टेस्ट की बात करेंगे वो होगा फेहलिंग टेस्ट। फेहलिंग टेस्ट में लेबोरेटरी में क्या करना है आपको कि फेहलिंग जो होते हैं वो दो तरह के, फेहलिंग ए और फेहलिंग बी होता है, ठीक है। फेहलिंग ए के अंदर कॉपर सल्फेट होता है और साथ में H2 होता है। फेहलिंग बी में आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और उसके साथ में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O होता है, ठीक है। अब आपको जो भी सैंपल, जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड सैंपल है, सपोज एल्डिहाइड सैंपल है, तो एल्डिहाइड सैंपल को काम में लेते हुए आप इसके लिए जब इसमें फेहलिंग ए
यहां पे ध्यान रखना, फेलिंग ए और बी का इक्विमोल इक्वल रेशियो का मिक्सचर बना करके फिर उसको सैंपल टेस्ट ट्यूब में डाल के हीट करेंगे तो इसमें आपको जो आंसर मिलेगा वो रेड कलर प्रोड्यूस होगा, रेड कलर दैट इंडिकेट द एल्डिहाइड इज प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। तो ये आपके पास में रेड कलर प्रोड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो याद रखिए इसके अंदर, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और मोस्टली इसके अंदर चूंकि फेलिंग के अंदर क्यूप्रिक फॉर्म होती है जिसको अपन कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना। प्रिंसिपली क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है इसके 2 मोल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन इसके पास चली जाएगी तो पीछे बचेगा Cu2O और साथ में बन जाएगा RC। तो प्रिंसिपली जो रेड कलर होता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से बनता है। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है ब्लू कलर और ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो रेड कलर प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से अपन फेलिंग टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट सेकंड हमारा है वो है टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंट टेस्ट जिसको कहते हैं। टॉलरेंट टेस्ट में सिल्वर मिल, तो सबसे पहले टॉलरेंस रिएजेंट्स क्या होता है, तो आपका जो AgNO3 उसको वाटर में डाल के सोल्यूशन बना के उसमें एक फिक्स परसेंटेज अमोनिया ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज नोन एज टॉलरेंस रिएजेंट। इसमें भी इसी तरह से बच्चों ये टेस्ट एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों ही एल्डिहाइड देते हैं, बोथ एरो, इसको लिख सकते हैं बोथ फॉर एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। तो सैंपल में अगर आपके पास में स्टूडेंट्स एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उस एल्डिहाइड की रिएक्शन फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से कराएंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से कराएंगे। तो ये जो इस सिल्वर होती है ये वाटर के साथ में पहले आपका सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है और सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड में से वाटर एलिमिनेट होता है तो एक पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग जनरेट होता है जिसको Ag2O बोलते हैं। ये Ag2O हमारा सैंपल जो एल्डिहाइड होता है उसको एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद सिल्वर जो होती है वो न्यूट्रल फॉर्म में जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में एज ए सिल्वर मिरर, है ना, सिल्वर मिरर की तरह आपको रिजल्ट देती है। तो ये प्रूव करता है, ये टेस्ट 2 to 4 मिनट्स तक में रिजल्ट आएगा और ये सिल्वर मिरर डिपोजिशन शो करता है द गिवन सैंपल वाज एल्डिहाइड। इसीलिए इसमें ध्यान रखना है टॉलन दोनों के लिए होता है स्टूडेंट्स, एक तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड जो है वो इस टेस्ट को देते हैं, जबकि फेलिंग जो होता है वो सिर्फ ओनली फॉर एलिफेटिक, ये एरोमेटिक के लिए नहीं होता, इसीलिए इन दोनों को आपस में अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फेलिंग्स हो गया। फिर हमने एक कहा था बच्चों बेनेडिक्ट और फेलिंग्स का प्रिंसिपल तो सेम ही रहता सारा, बस सिर्फ उसमें जो आपका कॉम्बिनेशन है वो वन मिक्सचर ही बनता है। तो अगर इसी टेस्ट के अंदर अपन देखें तो बेनेडिक्ट टेस्ट, तो स्टूडेंट्स बेनेडिक्ट टेस्ट में आपको क्या करना है, इसका जो कॉम्बिनेशन है उसमें भी कॉपर सल्फेट होता है, बस बेसिक मीडियम में NaOH की जगह इसमें Na2CO3 और वाटर वगैरह, ठीक है, और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो ये फॉर्म हो गई। और इसमें वही होगा, फेलिंग की जगह आपको बेनेडिक्ट रिएजेंट ले लेना है, ठीक है, बीआर का मतलब बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक है। और बाकी जो प्रिंसिपल आएगा रेड कलर इसमें भी वो सेम प्रोसीजर्स आएगा। तो बेनेडिक्ट और फेलिंग्स में अल्टरनेट ऑप्शनेबल होता है, आप कोई एक यूज कर सकते हैं उनमें से, ठीक है। तो ये आपका बेनेडिक्ट टेस्ट। एक होता है बच्चों सिप्स बेस्ड टेस्ट, ठीक है, जिसको सिप्स रिएजेंट कहते हैं। सिप्स रिएजेंट क्या होता है, तो उसके लिए याद रखना है रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रोजा एनिलीन रोजी कलर होता है और फिर वो आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाता है आपका कलरलेस SO2 की प्रेजेंस, फिर वापस पिंक कलर प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि जो सिप्स टेस्ट होगा स्टूडेंट्स, तो सिप्स टेस्ट के अंदर आपका जो भी सैंपल होगा जिसमें एल्डिहाइड होना चाहिए और उस सैंपल की रिएक्शन अपन सिप्स रिएजेंट खुद क्या होगा, तो याद रखना एनिलीन का मतलब समझ गए आप, बेंजीन पे NH2 डॉट में Cl, तो ये रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड कहलाता है। जब ये रिएजेंट पहले खुद पिंक कलर का होता है और जब इसमें से SO2 गैस पास कर देते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है और कलरलेस को अपन यहाँ पे सिप्स रिएजेंट की तरह काम में लेते हैं। अब जब सैंपल होगा कोई एल्डिहाइड तो उस सैंपल में अपन फ्यू ड्रॉप ऑफ सिप्स बेस ऐड करेंगे, यानी कि सिप्स रिएजेंट ऐड करेंगे
और सिप्स रिएजेंट ऐड होते ही इसमें जो कलर आएगा वो पिंक कलर आ जाएगा। एट दैट पिंक कलर इज इंडिकेटिंग द गिवन सैंपल वाज एल्डिहाइड। तो इस तरह से हम सिप टेस्ट को भी परफॉर्म कर सकते हैं ताकि एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट किया जा सकते हैं। और लास्टली एक रिएक्शन अपन कीटोन के लिए देंगे डियर स्टूडेंट्स, और वो होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, येलो क्रिस्टल, जो उसकी मिथाइल कीटोन की एक यूनिक रिएक्शन है स्टूडेंट्स। यस, तो यूनिक रिएक्शंस होगी। तो अब लिखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। यस, आयोडोफॉर्म टेस्ट की सबसे कंपलसरी कंडीशन क्या है कि उसमें मिथाइल कीटोन होना चाहिए। देखिए कीटोन के किसी भी एक दोनों साइड में हो तो बेटर है, नहीं तो एक साइड कम से कम मिथाइल कीटोन होनी चाहिए। और इसकी रिएक्शन अपन आयोडीन से इन प्रेजेंस ऑफ NaO, और इससे एक इंटरमीडिएट बनेगा NaI, जिसको सोडियम हाइपो आयोडाइड बोलते हैं, सोडियम हाइपो आयोडाइड, ये वर्क करता है। और इससे पहले सारा आयोडीनेशन हो जाता है किसी एक मिथाइल ग्रुप का, और ये आपकी आयोडल बन जाएगी C, और इस C के साथ में सारी हाइड्रोजन हटके ये CI3 बन जाएगी, जिसको अपन आयोडल बोलेंगे। ठीक है, आयोडल बोलेंगे, और आयोडल को वापस बेसिक मीडियम से रिएक्ट कराएंगे तो ये CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म, ठीक है, येलो क्रिस्टल जो आराम से एंटीफाई हो जाएगी, और बाकी आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा कीटोन से। ठीक है, तो इस तरह से ये मिथाइल कीटोन का एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है, जो आयोडोफॉर्म, अगर आयोडोफॉर्म बनती है तो ये प्रूफ होता है कि गिवन सैंपल के अंदर मिथाइल कीटोन था। ठीक है, तो ये टेस्ट आपका आयोडोफॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लास्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट के साथ में आपकी यूनिट 4 इज कंप्लीट नाउ। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस यूनिट 4। तो ये आपका यूनिट 4 का एंड वीडियो है। ठीक है, वॉच करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।